हेलो दोस्तों। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल जीएस एकेडमी पर। आज की क्लास बहुत शानदार रहने वाली है। आज हम भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था देखने वाले हैं। तो इसमें क्या खास रहेगा, भारत की संविधान सभा, भारत के जो भारत शासन अधिनियम थे, संवैधानिक विकास जो था और मूल कर्तव्य मूल अधिकार जितना जो कुछ है वो रहने वाला है। आज की क्लास बहुत अच्छे तरीके से होगी, ट्रिकी तरीके से आपको बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। इससे पहले की जो क्लासेस थी मुझे नहीं लग रहा था आप लोग उसे लाइक कर रहे थे, इस वजह से मैंने कुछ पैटर्न में चेंजेस किया है। इसी वजह से कल की वीडियो नहीं आ पाई थी, क्योंकि आप लोग को भी पता है अच्छा कंटेंट ढूंढने में समय लगता है, तो उसी वजह से थोड़ी सी इसमें देरी हुई थी। मगर आज बहुत अच्छा कंटेंट है, आई होप आप लोग इसे लाइक करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। तो देखते हैं आज का क्या रहने वाला है। आज हम जो देखेंगे भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था देखने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं हम भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास जो है दो तरह से हुआ है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनाधीश पारित हुए थे कुछ अधिनियम और कुछ हुए थे ब्रिटिश क्राउन के। जो ईस्ट इंडिया के द्वारा किए गए थे उन्हें बोलते हैं हम चार्टर एक्ट और पिट्स इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट। और जो ब्रिटिश क्राउन के शासनाधीन हुए थे उसे बोलते हैं हम भारत शासन अधिनियम। तो आपने पढ़े भी होंगे भारत शासन अधिनियम 1858 या 1919 मार्लिमेंटो, और 1919 वाला, 1935 वाला, ये सारे जो थे ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत किए गए थे। तो सबसे पहले हम देखेंगे उसके ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में जो पारित किए गए थे वो वाले। सबसे पहले हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट, ये हुआ था 1773 में कलकत्ता में। इसके द्वारा क्या किया गया था, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। और इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो थे इलीजा इम्पे। इसमें क्या मेन काम किया गया था, बंगाल के जो गवर्नर थे उसको गवर्नर जनरल दिया गया था। पहले जो थे वो वारेन हेस्टिंग थे, ठीक है, याद रखेंगे ये चीज़। दूसरा हुआ था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। इसमें क्या हुआ था, नियंत्रण परिषद की स्थापना। एक बीओसी होता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, एक बीओडीओ हुआ करता था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इन दोनों की स्थापना की गई थी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। इसके अलावा अगला देखते हैं, चार्टर एक्ट हुआ था 1813 का। इसमें क्या हुआ था, शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का खर्च करने का एक उपबंध बनाया गया था। और कंपनी का व्यापारिक जो एकाधिकार था जो उसे छीन लिया गया था, चाय और चीनी को छोड़कर। चीनी नहीं, चाय और चीन को छोड़कर। चीन से ये व्यापार कर सकते थे और चाय का, ठीक है, बाकी सारे इनके जो अधिकार थे वो समाप्त कर दिए गए। अब बात करते हैं चार्टर एक्ट जो 1833 का था। उसमें क्या हुआ था, बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उनको संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, ठीक है। पहले जो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार जो था वो पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। इसमें चाय और चीन से था, इसमें वो भी समाप्त कर दिया गया। इसमें क्या हुआ था, और गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य के रूप में कानूनी सदस्य को शामिल किया गया, जो प्रथम लॉर्ड मैकाले थे। इसमें एक और हुआ था, जो हमारा वो थे ईसाई लोग, उनको धर्म की प्रचार करने की अनुमति दे दी गई थी, ठीक है, याद रखेंगे। अब चार्टर एक्ट 1853 देखते हैं। ये लास्ट था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, क्योंकि इसके बाद 1857 क्रांति हो गई। फिर उस क्रांति के बाद जो शासन था ब्रिटिश क्राउन के पास पहुंच गया था। इसमें क्या हुआ था, विधि निर्माण हेतु केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना हुई थी। सिविल सेवकों की भर्ती हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ कर दिया गया था। तो ये थे हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी के। और अब इसके बाद क्रांति के बाद आप सभी को पता है 1858 से जो हुआ था, ब्रिटिश क्राउन ने अपने अधीन सब कुछ ले लिया शासन, और कंपनी का राज जो था बिल्कुल समाप्त हो गया। तो अब हम देखते हैं ब्रिटिश क्राउन के जो शासनाधीश में पारित हुए थे जो अधिनियम शासन में, उनके बारे में। सबसे पहला था भारत शासन अधिनियम 1858। इसमें क्या हुआ था, गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया था। पहला वायसराय कौन था, आप लोग इसे कमेंट में करेंगे, ठीक है। भारत के राज सचिव का पद जो था वो बना दिया गया। भारत का शासन कंपनी से छीन के सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया था, ठीक है। इतनी चीज़ें इसमें हुई थी। भारत परिषद अधिनियम जो हुआ था 1861 का, इसमें क्या हुआ था, वायसराय को जो थी अध्यादेश की शक्ति दे दी गई और विकेंद्रीकरण का शुरुआत हो गई थी इस समय में। भारत परिषद अधिनियम 1892, इसमें क्या हुआ था, केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया था, ठीक है। अगला देखते हैं भारत परिषद अधिनियम 1909। इसे मार्लिमेंटो सुधार या मार्टिमेंटो अधिनियम भी कहते हैं। इसका मेन उद्देश्य ये था, पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रधान, मतलब ये फूट डालो नीति करने के अंतर्गत आया था, हिंदू मुस्लिम को लड़ा दो और शासन करो। इसके बाद देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1919। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। ये मॉन्टेग्यू जो थे इसमें, ये
भारत सचिव थे, ये इस समय के वायसराय थे, और इसमें भी मार्ले भारत सचिव थे, मिंटो वायसराय थे। ठीक है, इतना याद रखेंगे। इसमें क्या हुआ था बेसिकली, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ हुआ था, प्रांतों में द्वैत शासन लगा था। ये प्रांतों में लगा था, केंद्र की बात होगी तो 1935 में पहुंच जाएंगे हम। ठीक है, याद रखेंगे। विषयों को 2 भागों, आरक्षित एवं हस्तांतरित भागों में बांट दिया गया था। 1935 के अधिनियम की बात करते हैं, भारत शासन, ये बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम है। इससे हमारे जो संविधान है उसमें 250 से ज़्यादा जो आर्टिकल है उठा लिए गए हैं, सेम टू सेम। बाकी के जो हैं वो अलग से बनाए गए। केंद्र में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई थी, प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति हो गई थी। जो 1919 वाले में इसमें अपने देख रहे हैं, ये लगाई थी, इसमें समाप्त कर दी और केंद्र में से शुरुआत कर दी। ठीक है, प्रांत में समाप्त, केंद्र में स्टार्ट। प्रांत में शुरू कब हुई थी, 1919 वाले में। ठीक है, केंद्रीय बैंक एवं संघीय न्यायालय की स्थापना, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। सिंध एवं उड़ीसा नामक नए प्रांतों की स्थापना, और इसी के द्वारा आरबीआई की स्थापना भी हुई थी। ठीक है, हंटर यंग कमेटी की, हिल्टन यंग कमेटी की सिफारिश पर। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अब हम देखते हैं संविधान सभा। देखिए, संविधान सभा को हम कितने शॉर्ट ट्रिक से देखेंगे। ये हमारी भारतीय संविधान सभा, इसका गठन कब हुआ था, कैबिनेट कैसे हुआ था, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत हुआ था। अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुए थे। अब इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी, 389। ब्रिटिश भारत से थे हमारे 296, 296, और देसी रियासत से 93, यानी 93 सदस्य देसी रियासत से, और कुल महिलाएं जो थी 15 थी। पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को, और 9 दिसंबर को जो इनके अध्यक्ष बनाए गए थे वो स्थायी नहीं थे, अस्थायी थे। सबसे उम्र दराज जो थे उन्हें बना दिया गया था, जो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। इसके बाद स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और इसके उपाध्यक्ष जो थे HC मुखर्जी थे, संवैधानिक सलाहकार BN राव। इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसे आप याद रखें। उद्देश्य प्रस्ताव जो पेश हुआ था 13 दिसंबर 1946 को, पेश करता जवाहरलाल नेहरू जी थे, और ये पारित हुआ था 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, याद रखेंगे। अंतिम बैठक हुई थी इसकी 24 जनवरी 1950 को। तो ये हमारी संविधान सभा थी बेसिकली, शॉर्ट ट्रिक से। आई होप आप लोग इसे लाइक कर रहे होंगे। अब हमारे संविधान सभा की कुछ प्रमुख समितियां थी, उनके अध्यक्ष थे, जैसे संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, इसके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नियम समिति, प्रक्रिया समिति, संचालन समिति, इसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधित समिति, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष भी बोलते हैं, ये थे। प्रारूप समिति, इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947। इसमें 7 सदस्य थे। इसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, जो हमारे संविधान निर्माता भी कहे जाते हैं। आप भारत के संविधान के बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा ये पारित किया गया था। 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। कुल समय इसमें लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ठीक है, मूल जो संविधान था उसमें 22 भाग थे, 8 अनुसूचियाँ थी, जो आज बढ़ चुकी हैं, 12 हो गई हैं, और 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, वर्तमान में अगर हम देखें तो 25 भाग हो गए, 12 अनुसूचियाँ और 465 अनुच्छेद हो चुके हैं इसमें। ठीक है, तो ये था हमारा संविधान से रिलेटेड। अब हम सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, भारत के संविधान के जो स्रोत कहाँ कहाँ से क्या लिया गया है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं ब्रिटेन। ब्रिटेन से हमारे संविधान में क्या कलेक्ट किया गया है, तो संसदीय शासन प्रणाली, सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता, और विधि का शासन ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, अमेरिका इंपॉर्टेंट है। अमेरिका से बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं, जैसे मूल अधिकार हो गया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाना, मतलब महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग जो आर्टिकल 61 के तहत आपको देखने को मिलता है, वो अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति का पद, विधियों के समान संरक्षण। ठीक है, इतना याद रखेंगे। कनाडा से देखते हैं, संघात्मक शासन प्रणाली, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अवशिष्ट शक्तियां जो है केंद्र के पास। अब अवशिष्ट क्या होती हैं, जिन पर राज्य सरकार कोई कानून नहीं बनाती है, अलग का विषय होता है राज्य सरकार से अलग, तो अवशिष्ट उन्हें मान लिया जाता है, तो केंद्र के पास डाल दी जाती है। ठीक है, आयरलैंड, नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं यहाँ से। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया ली गई है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल में, राज्यसभा में मनोनीत जो सदस्य होते हैं उन्हें आयरलैंड से लिया गया है। जर्मनी से आर्टिकल, सोवियत संघ से मूल कर्तव्य, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब हम उद्देशिका के बारे में, जो हमारी प्रेम्बल है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इससे। जैसे उद्देशिका में हमारा दिया गया है, सबसे पहले भारत होगा, कैसा होगा भारत,
एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है। न्याय क्या होगा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रता किस किस की होगी हमारे पास? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, इनकी हमारे पास स्वतंत्रता रहेगी। समता, प्रतिष्ठा और अवसर की, ये हमारे पास समता रहेगी, कोई भी इससे हमें अलग नहीं कर सकता है। अब 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कुछ शब्द इसमें जोड़े गए हैं। ये क्वेश्चन आया था, डायरेक्टली पूछा गया था, कौन कौन से इनमें से कौन सा शब्द जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो वो 3 शब्द थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंड था। ठीक है, ये तीनों आप याद रखेंगे। केशवानंद भारती वाद विवाद 1973 में उच्चतम न्यायालय ने उद्देशिका को संविधान का भाग माना था। इससे पहले से संविधान का भाग नहीं माना जाता था। याद रखेंगे कब माना गया? 1973 में। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा अगर पूछा जाए जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तो उद्देशिका आप बताएंगे, और BR अम्बेडकर के द्वारा पूछा जाए तो बदल जाएगा। ठीक है, वो अनुच्छेद 32 हो जाता है। KM मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जनपत्री कहा है। थोड़े से भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में वैसे आप लोगों को पता ही होगा, मगर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज हमारा तिरंगा। ठीक है, याद रखेंगे। राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ पर स्थित जो अशोक के सिंह की अनुकृति है वो है। राष्ट्रीय गान जन गण मन, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय कैलेंडर शक संबंध पर आधारित है, और राष्ट्रीय पुष्प जो है हमारा कमल है, राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन, और विरासत पशु की बात करें तो हाथी है। तो ये चीज़ आपको पहले से ही पता होगी। और राज्यों के गठन, राज्यों के गठन से बेसिकली क्वेश्चन आता नहीं है, ये आप नहीं पढ़ें तो अच्छा, इसे हम छोड़ देते हैं। ठीक है, बाकी MCQ के द्वारा हम इसे कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। राज्यों के गठन पर महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वो, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। कब बना था? 1853 में। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में हुआ था। ये आंध्र प्रदेश 1953 में बना था। ठीक है, इसके अध्यक्ष फजल अली थे एवं 2 अन्य सदस्य KM पाडिक्कर एवं हृदयनाथ कुंजरू थे। उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था 24 जनवरी 1950 को। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी का एग्जाम है तो यूपी पूछ सकता है। कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश और राजस्थान की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई थी। या हम ये देख भी लेते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा समय लगेगा इसमें। आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953, गुजरात का 1 मई 1960, नागालैंड का 1 दिसंबर 1963, हरियाणा का 1 नवंबर 1966, हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971, मणिपुर का 21 जनवरी 1972। ठीक है, मेघालय का 21 जनवरी 1972, मणिपुर, मेघालय का और त्रिपुरा, ये तीनों एक ही दिन बने हैं, इससे आप याद कर सकते हैं। 21 नवंबर 1972 को मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। सिक्किम 16 मई 1975, मिजोरम 20 फरवरी 1987, अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987, ये दोनों से एक ही दिन। गोवा 30 मई 1987, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000, झारखंड 15 नवंबर 2000 और तेलंगाना 2 जून 2014। ठीक है, अब मूल अधिकार की बात करते हैं। ये शॉर्ट में है, एक एक आर्टिकल जो इम्पोर्टेंट है वो हम आपको आगे कराएंगे सारे। ठीक है, अभी हम शॉर्ट में देख लेते हैं। मूल अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में ये दिए गए हैं। 14 से 18 तक हमारा दिया गया है समानता का अधिकार, 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार, फिर 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, और 29 से 30 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। इसी में अल्पसंख्यकों के हितों का अधिकार भी है, और 32 से 35 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसमें रिट्स दी गई है बेसिकली। ठीक है, मूल अधिकार के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300A में एक का लिखा है का, या ये बोल सकते हैं के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया था। मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है। ये रिटें कौन कौन सी हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। ठीक है,
राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी जिन्हें बोलते हैं, इसका उपबंध संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। ये गैरवादी हो गए, इसके लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते, ठीक है। इसका उद्देश्य जो होता है लोक कल्याणकारी राज्य एवं सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना होता है, ठीक है। आर्टिकल जो है हम सारे डिस्कस करेंगे नीचे, ठीक है। मूल कर्तव्य की बात करें तो इसका जो भाग रहेगा 4A अनुच्छेद 51 है, ठीक है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इन्हें जोड़ा गया था। प्रारंभ में इनकी संख्या 10 थी, अब ये 11 हो गए, ठीक है। 11वां कब जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का इसमें प्रावधान दिया गया था। अब ये भारत के राष्ट्रपति की बात आ गई। राष्ट्रपति के बारे में देखते हैं। राष्ट्रपति को हम बेसिकली उसके तहत जो हमारे अनुच्छेद हैं उसके द्वारा देख लेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति की। इसकी योग्यताओं के बारे में डिस्कस करें तो ये भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु इसने पूरी कर ली होनी चाहिए और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। जरूरी नहीं है सदस्य हो ही, योग्यता होनी चाहिए इसकी। इसके शपथ की बात करें तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो इनको शपथ दिलाते हैं उनकी अनुपस्थिति में, ठीक है। अगर वो नहीं होंगे प्रेजेंट तो उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ नागरिक जो सबसे वरिष्ठ होंगे वो इनके समक्ष इन्हें शपथ दिला दी जाएगी, ठीक है। निर्वाचन मंडल इनका क्या होता है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य दोनों सदनों के, ठीक है। राज्यों की विधानसभाओं के, विधान परिषद के सदस्य नहीं होंगे इसमें, केवल विधानसभाओं के। दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। याद रहेगा आपको, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये इनके निर्वाचन मंडल में होते हैं। त्यागपत्र किन्हें देते हैं? ये उपराष्ट्रपति को। इनकी पदावधि 5 वर्ष। इन्हें कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग के द्वारा। इनका जो आर्टिकल की अगर बात करें तो 52 से लेके 62 तक राष्ट्रपति रहते हैं, ठीक है। 61 में इनके महाभियोग की बात की गई है, ठीक है। जो नीचे भी दिया गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61। किसी भी सदन में ये लाया जा सकता है, दोनों सदनों द्वारा अलग अलग ये पारित होगा। कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से इसे पारित करना जरूरी है। उपराष्ट्रपति के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इनकी योग्यता क्या हो? भारत के नागरिक हों, ये भी 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखते हो। राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा के योग्य हों, ये राज्यसभा के, ठीक है। क्यों हो? क्योंकि इन्हीं राज्यसभा का पदेन सभापति भी बनाया जाता है। राज्यसभा का अपना कोई अलग से सभापति नहीं होता है, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वही इसके सभापति होते हैं। ये इनकी योग्यता हो गई। त्यागपत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। राज्यसभा के सभापति होते हैं। इनका निर्वाचन मंडल लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एवं एकलीय संक्रमणीय मत द्वारा इनका निर्वाचन किया जाता है। शपथ इनको हमारे प्रेसिडेंट राष्ट्रपति दिलाते हैं। कार्यकाल 5 वर्ष। पुनर्विचार के लिए ये पात्र होते हैं। मंत्रिपरिषद की बात करें, इसका आकार क्या होता है? लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकता, ठीक है। 91वें संविधान संशोधन के द्वारा ये कहा गया था। लोकसभा के प्रति ये उत्तरदायी होते हैं। प्रधानमंत्री, कैबिनेट, राज्य मंत्री तथा उपमंत्री इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर इनकी नियुक्ति की जाती है और प्रमुख होते हैं इसके प्रधानमंत्री। हटाया जा सकता है? बिल्कुल, लोकसभा में पारित अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा इन्हें हटाया जा सकता है। महान्यायवादी की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 76 में इनका जिक्र किया गया है। कार्यकाल इनका राष्ट्रपति के अनुसार प्रसाद पर्यंत होता है, सामान्यतः 3 वर्ष का होता है। भारत सरकार के सर्वोच्च विधि सलाहकार होते हैं ये, ठीक है। थोड़ा याद रखेंगे इनके बारे में। नियुक्ति इनकी कौन करते हैं? राष्ट्रपति, इसीलिए राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं ये। योग्यता जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की होती है वो इनकी योग्यता होनी जरूरी है। अधिकार इनके लिए क्या क्या प्राप्त है? भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार इन्हें प्राप्त है। संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार इन्हें प्राप्त है, किंतु ये मतदान नहीं कर सकते, ठीक है। तो और इसके बाद देखते हैं नियंत्रक महालेखा परीक्षक, अनुच्छेद 148, ठीक है। इनके बारे में बात करते हैं।
देखिए इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति जी करते हैं। कार्य क्या होता है, केंद्र तथा राज्य सरकार के लेखों का लेखा परीक्षण करना। रिपोर्ट ये अपनी राष्ट्रपति को सौंपते हैं। कार्यकाल इनका 6 वर्ष होता है या 65 वर्ष, जो भी पहले आ जाती है वो ये कर देता है। अगर 65 साल के पहले हो रहे हैं तो ये इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, और अगर 65 साल के नहीं हो रहे हैं तो 6 वर्ष बाद इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। कल से हम संसद देखेंगे, संसद के बाद जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो देखेंगे। तो आगे की क्लास कल या हो सकता है आज शाम में ही अपलोड कर दी जाए। तो बने रहें चैनल से, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, और जो हमारा शॉर्ट का फीचर्स आया है उसे भी लाइक करते रहें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।